Hey guys, this is शैलेंद्र पांडे फ्रॉम एम्बिशन क्लासेस योर फिजिक्स मेंटर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना सीखा था लाइन चार्ज की वजह से, किसी सेमी सर्कुलर चार्ज्ड रिंग की वजह से, किसी डिस्क की वजह से। तो दोज वर डिफरेंट केसेस। आज की क्लास में हम लोग गॉस थ्योरम पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का दूसरा बड़ा टॉपिक है। ठीक है, गॉस थ्योरम समझने से पहले हम लोग को तीन चीजें पता होनी चाहिए, जिसमें सबसे पहली चीज है बच्चों एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर के बारे में मैं आपको याद दिलाऊं, जो जिन बच्चों ने मुझसे क्लास 11th में पढ़ा है उनको मैंने 11th में ही ये बात बताई थी कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया का भी अपना डायरेक्शन होता है, जो कि हमेशा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स होता है। जैसे मान लीजिए ये अगर एक एरिया है, ठीक है, ये हाथ पे अगर ये एक एरिया है तो इसका डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर, ये जो डायरेक्शन होता है इस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम एरिया को कंसीडर करते हैं। तो ये देखिए, इसी चीज को मैंने यहां पर आपको बना करके दिखाया है कि अगर ये हमारे पास इस तरीके का एक एरिया है ए वेक्टर से, जिसको मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है, तो इस एरिया का डायरेक्शन जो होगा वो इसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर की तरह से हम लोग लिखेंगे, ए वेक्टर की डायरेक्शन में होगा। और इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक यूनिट वेक्टर कंसीडर किया है। इस यूनिट वेक्टर को हम लोग क्या बोल रहे हैं? एन कैप बोल रहे हैं। एन कैप क्या है? एन कैप एक यूनिट वेक्टर है अलोंग, एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल। एक ऐसा यूनिट वेक्टर है विच इज अलोंग द आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन, बाहर की तरफ निकला हुआ एक यूनिट वेक्टर है ये। ठीक है बच्चों, सो एरिया वेक्टर कैन बी रिटन एज ए इंटू एन कैप। ए इंटू एन कैप की वजह से हम लोग इस डायरेक्शन में हम लोग लिख सकते हैं। आइए अगला देखते हैं हम लोग। अगला जो कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल। एंगल दो तरीके का होता है, आपने क्लास 11th में पढ़ रखा है। पहला है आपका प्लेन एंगल, द फर्स्ट वन इज प्लेन एंगल, और दूसरा होता है हमारा सॉलिड एंगल। ठीक है, प्लेन एंगल का मतलब है किसी भी सर्किल का ये जो आर्क है, सर्किल का ये जो आर्क है, ये आर्क उसके सेंटर पर जो एंगल सबटेंड करता है, दैट एंगल इज नोन एज प्लेन, दैट एंगल इज नोन एज प्लेन एंगल। एक मिनट, उसको हम लोग प्लेन एंगल कहते हैं। अब आपको ये पॉइंटर भी शो होगा। ठीक है, सो प्लेन एंगल जो होता है तो उसको थीटा से बेटा रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसकी वैल्यू होती है आर्क अपॉन रेडियस। इसकी यूनिट होती है हमारा रेडियन, इट्स यूनिट इज रेडियन। 1 रेडियन को अगर डिफाइन किया जाए तो ये देखिए मैंने 1 रेडियन को डिफाइन किया हुआ है, ये सब आपने क्लास 11th में पढ़ रखा है। 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड बाई आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल एट द सेंटर ऑफ सर्कल। किसी भी सर्किल का वो आर्क जिसकी लेंथ उसके रेडियस के बराबर है, अपने सेंटर पर जो एंगल सबटेंड करता है वो 1 रेडियन कहलाता है। दूसरा चीज जो हमको यहां पता होना चाहिए, दूसरा एंगल जो पता होना चाहिए वो है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का मतलब होता है कि अगर हम किसी भी स्फीयर के, देखो पिछली बार हम लोगों ने क्या कंसीडर किया था बेटा? सर्किल कंसीडर किया था। इस बार हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं? स्फीयर को कंसीडर कर रहे हैं। किसी भी स्फीयर की सरफेस पर, किसी भी स्फीयर की सरफेस पर, ये देखिए मैंने एक ऐसा सरफेस एरिया लिया है। किसी भी स्फीयर की सरफेस पर ये जो एरिया हम कंसीडर करते हैं, ये एरिया उसके सेंटर पर जो एंगल सबटेंड करता है दैट इज नोन एज सॉलिड एंगल। उसको हम लोग सॉलिड एंगल कहते हैं, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। और सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है एरिया अपॉन आर स्क्वायर, और इसका यूनिट होता है स्टेरेडियन। सो इट्स यूनिट इज स्टेरेडियन। ये सब आपने 11th क्लास में पढ़ रखा है ना? अगर 1 स्टेरेडियन को डिफाइन करना है तो हम लोग भी यही कहेंगे भाई, अगर ये एरिया आर स्क्वायर के बराबर हो जाए, इफ द एरिया इज इक्वल टू आर स्क्वायर देन ओमेगा विल बिकम इक्वल टू 1 स्टेरेडियन। तब जो सॉलिड एंगल है वो 1 स्टेरेडियन के बराबर हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, 1 स्टेरेडियन इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाई अ पार्ट of the surface of a sphere at the center of the sphere when area of the part is equal to the square of the radius of the sphere.
जब किसी स्फीयर की सरफेस का वो पार्ट जिसका वैल्यू रेडियस स्क्वायर के बराबर है, तो वो पार्ट सर्किल स्फीयर के सेंटर पर जो एंगल बनाता है दैट इज नोन एज सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द होल स्फीयर। अगर मैं पूरे स्फीयर की बात करूं तो पूरे स्फीयर का एरिया होता है बेटा 4 पाई आर स्क्वायर, सो दैट विल बी 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर बेटे कैंसिल होगा और ओमेगा की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी होगी, दैट विल बी 4 पाई। तो कोई भी जो क्लोज्ड सरफेस होता है या स्फीयर की अगर हम बात करें, जो क्लोज्ड स्फीयर होता है तो स्फीयर अपने सेंटर पर जो एंगल सबटेंड करता है दैट एंगल इज 4 पाई, उसको हम 4 पाई स्टेरेडियन कहते हैं। ठीक है, सॉलिड एंगल आई थिंक आपको क्लियर होगा। सॉलिड एंगल अगर आपको नहीं भी क्लियर है तो आप सोचो, अगर जैसे मान लो मैं एक ये ऐसा अम्ब्रेला फॉर्म कर रहा हूं, ठीक है, ये अम्ब्रेला आप इस तरीके का बनाते हैं ना, ये अम्ब्रेला कि अगर हर एक पॉइंट को आप यहां से जोड़ दें, हर एक, सोचिएगा जरा, तो ये जो एंगल सबटेंड हो रहा है, दिस एंगल डी ए इज नोन एज, सॉरी, दिस एंगल डी ओमेगा इज नोन एज, यही एंगल डी ओमेगा हमारा सॉलिड एंगल कहलाता है। ठीक है, अभी भी और एग्जांपल अगर मैं आपको देना चाहूं तो आप सबने देखो कॉर्नेटो आइसक्रीम खाई होगी, कहेंगे सर आप लॉकडाउन में आइसक्रीम की बात कर रहे हैं, आपको पाप लगेगा लेकिन इस कॉर्नेटो आइसक्रीम में अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये जो एंगल होता है बेटा, इसके अंदर का ये जो एंगल होता है, दिस एंगल इज ओमेगा, इसी को हम सॉलिड एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो सॉलिड एंगल की बात यहां हो रही है। इसी सॉलिड एंगल पर थोड़ा सा और डिस्कशन कर रहे हैं। क्या है, ध्यान से देखो। जैसे अगर हम लोग एक रेड कलर का ये एरिया कंसीडर करें, ये रेड कलर का एरिया डीए अगर हम कंसीडर करें, तो एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा, लाइक दिस, इट विल बी डीए वेक्टर। ठीक है, इस रेड कलर के डीए वेक्टर का अगर मुझे सॉलिड एंगल निकालना है ओ पॉइंट पर, तो कैसे निकालेंगे? देखो, सॉलिड एंगल के लिए मैंने आपको अभी बताया था कि हमको एरिया जो है वो स्फीयर पर चाहिए। स्फीयर का सरफेस एरिया उसके सेंटर पर जो एंगल बनाएगा वो सॉलिड एंगल होता है ना। इसका मतलब हमको इस रेड कलर के एरिया का एक कंपोनेंट लेना पड़ेगा जो कि स्फीयर के ऊपर होगा। तो अगर रेड कलर का एरिया ये है, आप इसका कंपोनेंट लेंगे स्फीयर के ऊपर, तो वो कंपोनेंट की वैल्यू हो जाएगी डी ए कॉस थीटा। तो जो सॉलिड एंगल है दैट विल बिकम डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और इसी चीज को अगर एक्सप्लेन करें तो ये देखिए, बगल में मैंने एक स्फीयर बनाया, रेड कलर का ये देखिए एरिया था, ये वाला एरिया वेक्टर था डी ए वेक्टर। हमको इस एरिया वेक्टर का वो कंपोनेंट चाहिए, हमको इसका ये वाला कंपोनेंट चाहिए जो कि स्फीयर के ऊपर है ना। स्फीयर के ऊपर ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट जो सेंटर पे एंगल बनाता है दैट एंगल इज डी ओमेगा। क्लियर है बच्चों? तो वो कितना हो जाएगा, डी ए कॉस थीटा, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। क्लियर? सो दैट विल बिकम डी ए कॉस थीटा। सो डी ओमेगा जो है हमारे पास, वो डी ओमेगा बन जाएगा डी ए वेक्टर डॉट एन कैप अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि cos थीटा का टर्म आया है तो हम इसको डॉट प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है ना ए बी cos थीटा। तो आप ध्यान से देखो, ये क्या बनेगा, डी ए एन कैप का मैग्नीट्यूड इंटू cos थीटा, और किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। तो ये क्या बन जाएगा, डी ए cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो मैंने लिख भी दिया है, आई हैव रिटन इट, कि जो एन कैप है वो एन कैप क्या है, एन कैप एक यूनिट वेक्टर है ज्वाइनिंग ओ टू द एरिया एलिमेंट डी ए। ये जो पॉइंट है बेटा ओ, इस ओ को अगर मैं इस एरिया एलिमेंट, जो रेड कलर का एरिया एलिमेंट है, इस पर ज्वाइन करूंगा तो ये जो वैल्यू है ये हमारी आर है, दैट इज आर। क्लियर? और इस डायरेक्शन में, भाई रेडियस तो आर हो गई, इस डायरेक्शन में जो वेक्टर है दैट वेक्टर इज एन कैप। तीसरी चीज जो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है गॉस लॉ को समझने के लिए, वो है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर हम लोग यहां पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंसीडर करें, मैंने मान लो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखा दी है, देखिए इस तरीके से ब्लैक कलर की। इस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने एक ब्लू कलर का, ये देखिए, एक एरिया कंसीडर किया है।
ये देखिए, ये एक जिसके ऊपर अब मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये मैंने एक एरिया कंसीडर किया है। इस एरिया से पास होने वाली जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का देखिए मैंने डेफिनेशन भी आपको लिख करके दिखाया है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ मेजर ऑफ नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू सम सरफेस हेल्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई सरफेस रख दें, उस सरफेस से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मेजर ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मैथमेटिकल वैल्यू को अगर देखा जाए तो मैथमेटिकल वैल्यू होती है फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल एरिया इंटीग्रल ई डॉट डी ए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेकर इंटीग्रेट करेंगे तब हमको टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। ध्यान से देखो बेटा, एक साथ पूरा फ्लक्स अगर आप नहीं निकाल सकते हैं तो वही बात है, इंटीग्रेशन का मेथड यूज होगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट बना। इस छोटे से एलिमेंट में जो एरिया वेक्टर होगा वो आप चेक करिए डी ए वेक्टर की डायरेक्शन में होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर है। सो छोटे से एलिमेंट के लिए जो फ्लक्स होगा डी फाई दैट इज ई डॉट डी ए, और इसी डी फाई को हमने दोनों तरफ इंटीग्रेट करके टोटल फ्लक्स निकाला है जिसकी वैल्यू फाई के बराबर दिखाई गई है आपको। सो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी ए। इंटीग्रेशन आपका बेसिक तीन टाइप का होता है, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल। तो ये कौन सा इंटीग्रेशन है बेटा, ये एरिया इंटीग्रेशन है, सरफेस इंटीग्रल बोलते हैं इसको। वॉल्यूम इंटीग्रल तो आपके सिलेबस में ही नहीं है, इनफैक्ट सरफेस इंटीग्रल भी आपके सिलेबस में मैथमेटिक्स में नहीं है। ठीक है, यहाँ फिजिक्स में भी हम लोग बहुत ज़्यादा सरफेस इंटीग्रल का यूज़ नहीं करेंगे, आप परेशान मत होइए, बहुत सिंपल फॉर्म में आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा इसको। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के दूसरा टाइप का डेफिनेशन क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ सरफेस in an electric field may be defined as the surface integral of electric field over that surface। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स सरफेस इंटीग्रल है इलेक्ट्रिक फील्ड का ओवर दैट सरफेस। ठीक है, तो ये इसका एक मैथमेटिकल डेफिनेशन है, लिखने का एक तरीका है। और अगर इसको हम लोग देखें तो आप ध्यान से सुनिए, अगर मान लो ये एक सरफेस हम लोगों ने कंसीडर किया, लेट अस सपोज वी हैव कंसीडर्ड अ सरफेस लाइक दिस। ये देखिए मैं येलो कलर से आपको हाईलाइट करके ये एक सरफेस दिखा रहा हूं। इस तरीके का हम लोगों ने एक सरफेस कंसीडर किया ऐसा। इस सरफेस से आप देखिए इसका जो एरिया वेक्टर है वो तो रेड कलर से मैंने शो कर दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख रहे हैं उसी सेम डायरेक्शन में, मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों पैरेलल हों तो बीच का एंगल बेटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। वो 0 डिग्री अगर आप यहाँ पर यूज करोगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू ए, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। तो इस फॉर्म में भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 हो तो फ्लक्स को हम E इंटू ए लिख सकते हैं। आप लोग ये पूरा नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है, एक एक चीज लिख लीजिएगा, अदरवाइज पीडीएफ फाइल जो अभी आपको मिलेगी उसको प्रिंट आउट करके रख लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, गॉस थ्योरम बहुत पूछा जाता है आपसे, तो आपको इसका एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हमको इसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट पूछा जाए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हम लोग लिख सकते हैं ना न्यूटन पर कूलम, तो न्यूटन पर कूलम इंटू एरिया मतलब मीटर स्क्वायर। तो इसको न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम भी लिखा जा सकता है, इसी को वोल्ट मीटर भी लिखा जा सकता है। डायमेंशनल फार्मूला अगर आप देखेंगे तो भाई हमको E इंटू ए का तो हमको पता है एल स्क्वायर, सिंपल है बेटा। एरिया का तो पता ही है ना एल स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको F बाई क्यू लिखा जा सकता है क्योंकि F इज इक्वल टू क्यू ई होता है, तो E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। एफ क्या है, फोर्स mlt माइनस 2, और चार्ज क्या है Q, दैट इज 80। तो ये देखो ये आ गया इसका डायमेंशनल फार्मूला। चलिए ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको इसमें क्या क्या बताया। सबसे पहले मैंने आपको सिखाया भाई एरिया वेक्टर क्या है जो कि हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। दूसरा मैंने आपको दोनों एंगल्स याद दिलाए, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। मेन हमको यहाँ पर यूज सॉलिड एंगल का है। सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है डेल्टा ए बाई आर स्क्वायर, ठीक। और पूरे स्फीयर के लिए अगर वो सॉलिड एंगल हम देखें तो 4 पाई के बराबर होता है।
ठीक है। हमेशा हमको जो सॉलिड एंगल चाहिए वो स्फीयर की सरफेस पर चाहिए होता है। वी ऑलवेज वांट इट ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। इसीलिए देखो मैंने यहाँ एकदम बहुत क्लियर लिखा भी है आपके लिए, लिखा भी हुआ है मैंने, वी वांट कंपोनेंट ऑफ द एरिया वेक्टर ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। हमको एरिया वेक्टर का वो कंपोनेंट चाहिए जो स्फीयर की सरफेस पर हो, इसीलिए हम लोग यहाँ डी ए कॉस थीटा लेते हैं। सो डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताया कि किसी भी सरफेस से पास होने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उन्हीं का मेजर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा, फॉर्मूला होता है ई डॉट डी ए। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया लिख देंगे, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू कॉस 0 1 हो जाएगा। अब आते हैं अपने मेन थ्योरम पर, जो कि चैप्टर का नाम है गॉस थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गॉस थ्योरम क्या बताती है हमको? सबसे पहली बात, इट टेल्स अस द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through a surface which encloses the charge। चार्ज को इनक्लोज करने वाली एक सरफेस होगी जिसका नाम गॉसियन सरफेस होता है। बेटा देखो, जो गॉस थ्योरम है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और चार्ज इनक्लोज्ड बाई सरफेस, इन दो चीज के बीच का रिलेशन बताती है। सबसे पहली चीज मैंने क्या बोली? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और दूसरी चीज मैंने क्या बोली? गॉसियन सरफेस, जो कि उस चार्ज को एनक्लोज कर रहा है। तो उस गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इन दो चीज के बीच का रिलेशन आपको बताता है ये गॉस थ्योरम। ठीक है बच्चों, तो गॉस थ्योरम के बारे में देखो मैंने लिखा है आपको, सबसे पहली लाइन मैंने लिख के दी है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड चार्ज इनक्लोज्ड बाय अ हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस। हाइपोथेटिकल मतलब इमेजिनरी गॉसियन सरफेस होगी। तो आपको क्या करना होगा? आपको किसी भी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना होगा। तो आप क्या करेंगे? आप उस चार्ज के आसपास एक ऐसा सरफेस मानेंगे जो उसको पूरी तरीके से कवर करे। उसी सरफेस को बेटा हम लोग बोलते हैं गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या है? ये एक इमेजिनरी सरफेस है विच ऑलवेज इनक्लोजेज द चार्ज, जो चार्ज को इनक्लोज करती है। ठीक है, अब आते हैं गॉस थ्योरम के स्टेटमेंट पर। तो देखिए मैंने गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई, फाई ई मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज क्यू इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। मतलब कि ये जो फाई ई होगा, ये फाई ई क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी ए के बराबर होगा। ये तो इसका मैथमेटिकल वैल्यू है, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। क्यू इन का मतलब इट इज द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। वो जो गॉसियन सरफेस आपने बनाई है, उस गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज, उसके अंदर कितना इनक्लोज्ड चार्ज है। ठीक है बेटा, आइए अब इसका प्रूफ देखते हैं। कोई भी स्टेटमेंट ना समझ में आया हो तो आप वीडियो को पॉज करिए, फिर पीछे जाइए, उसको सुनिए, फिर आगे बढ़िए। जरूरी नहीं है कि आप एक बार में देख रहे हैं तो वन शॉट में आपको पूरा समझ में आ ही जाए, लेकिन अगर नहीं समझ में आया है तो आप उसको बार बार रिवाइंड करके बेटा सुन सकते हैं, फिर से समझने की कोशिश कर सकते हैं। फिर भी ना समझ में आए तो आप मुझे कांटेक्ट करिए। ठीक है, अब आते हैं इसके प्रूफ पर। प्रूफ में देखो हमने बेटा एक डायग्राम दिखाया है। उस डायग्राम में हमने क्या किया, एक चार्ज हमारे पास था क्यू चार्ज। तो क्यू चार्ज की वजह से फ्लक्स निकालना था, उसके लिए गॉसियन सरफेस चाहिए। तो ये देखिए मैंने एक ऐसी एक रैंडम सी गॉसियन सरफेस बना दी है, इसका नाम है गॉसियन सरफेस। ठीक, क्योंकि ये जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इससे दूर होगी। तो मैंने इससे दूर ब्लू कलर से आप देखिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दी है, ई वेक्टर। एक छोटा सा एलिमेंट माना, एरिया एलिमेंट है भाई, क्योंकि यार सॉलिड एंगल की बात करनी है ना, तो सॉलिड एंगल के लिए एक छोटा सा एलिमेंट चाहिए हमको। वो एलिमेंट यहाँ पे चार्ज पर कितना एंगल बना रहा है, डी ओमेगा। ठीक है, एलिमेंट जो है, जो एरिया एलिमेंट है, इसका
डायरेक्शन जो होगा इसके परपेंडिकुलर होगा, सो दैट इज डी ए वेक्टर। डी ए वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में कुछ एंगल है थीटा, ठीक है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे फ्लक्स निकाला, फ्लक्स की वैल्यू होती है ई डॉट डी ए, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ई डी ए कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, किसी भी चार्ज q की वजह से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर इंटू डी ए कॉस थीटा। सो q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक साथ हमने कर दिया और डी ए कॉस थीटा अपन r स्क्वायर को एक साथ कर दिया। दोनों तरफ जैसे ही आप इंटीग्रेट करेंगे तब आपको टोटल फ्लक्स मिलेगा। अभी तक आपने डी फाई निकाला था, डी फाई मतलब इट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस स्मॉल सरफेस, ये जो छोटा सा सरफेस है इससे पास होने वाला फ्लक्स था, लेकिन हमको तो पूरे सरफेस से चाहिए ना, तो हम इंटीग्रेट करेंगे। जैसे इंटीग्रेट करेंगे डी फाई का इंटीग्रेशन हो गया फाई, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बेटा बाहर हो गया, क्लोज्ड इंटीग्रल डी ओमेगा। डी ओमेगा मतलब क्या हुआ, सॉलिड एंगल का इंटीग्रल। सॉलिड एंगल का इंटीग्रल जब आप करते हैं पूरी सरफेस के लिए तो वो बेटा 4 पाई के बराबर होता है। ये बात मैंने आपको आज ही पढ़ाई थी ऊपर, देखिए ये मैंने आपको सॉलिड एंगल पढ़ाया था, ये देखिए सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द होल स्फीयर एट इट्स सेंटर विल बी 4 पाई। तो यही चीज को, इसी कॉन्सेप्ट को मैं वहां पर यूज कर रहा हूं और यूज करके मैं देखिए लिख रहा हूं क्लोज्ड इंटीग्रल डी ओमेगा की जगह हमने क्या लिख दिया है, 4 पाई लिख दिया है, ठीक है। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया और फाइनली क्या बचा, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको मिला वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स q बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल मिला, ठीक है। इसका मतलब द इलेक्ट्रिक फ्लक्स विच इज पासिंग थ्रू दिस चार्ज विल बी इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो गॉसियन सरफेस आपने बनाई है, इस गॉसियन सरफेस से निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो q बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। और इसी को अगर मैं एक्सप्लेन करूं आपको तो देखिए मैंने एक गॉसियन सरफेस बनाया है, इस सरफेस के अंदर कुछ चार्जेस रखे हैं और एक चार्ज इसके बाहर भी हमने कुछ रख दिया है, ठीक है। कुछ पॉजिटिव हैं कुछ निगेटिव हैं, क्योंकि जो फ्लक्स होता है बेटा वो एक स्केलर क्वांटिटी है, फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो फाई की वैल्यू क्या होगी, 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स q इन। तो अंदर का चार्ज देखिए कौन कौन सा है, q1 q2 निगेटिव है, q4 पॉजिटिव है, यही तीन चार्ज अंदर के हैं। तो हम q1 प्लस q4 माइनस q2 लिखेंगे, जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव, जो निगेटिव है वो निगेटिव। q3 वाले चार्ज से कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो चार्ज बाहर है। जो चार्ज गॉसियन सरफेस से बाहर है उसको हम इस लॉ में कंसीडर नहीं करते हैं। अगली चीज जो आपसे बहुत पूछी आती है वो है डेरिवेशन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम से कूलम्स लॉ को कैसे डिराइव करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कूलम्स लॉ आपने पढ़ा था, दो चार्जेस हैं इनके बीच का फोर्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई r स्क्वायर। हम यहां पर भी वही कंडीशन मान रहे हैं। मान लेते हैं एक चार्ज ये q है और एक चार्ज यहां पर q नॉट है, ठीक है, टेस्ट चार्ज q नॉट है। इन्हीं दोनों के बीच की डिस्टेंस r है। हमें डिराइव करना है कि इन दोनों के बीच का फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट अपॉन r स्क्वायर के बराबर होगा। और इसको डिराइव करने के दौरान हम कूलम्स लॉ का यूज नहीं करेंगे क्योंकि हम कूलम्स लॉ को ही तो डिराइव कर रहे हैं, है ना, वो भी गॉस थ्योरम से डिराइव कर रहे हैं बेटा। तो हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस बनाएंगे। गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस होती है जिसका काम है चार्ज को इनक्लोज करना। तो ये देखिए ये हमने एक चार्ज को इनक्लोज करता हुआ एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनाया, ये हमारा गॉसियन सरफेस है, ये देखिए, ठीक। पॉजिटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अपने से दूर क्रिएट करेगा। और हमने एक छोटा सा एलिमेंट माना डीए, एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर भी इसके परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स होगा। तो देखो ये एरिया वेक्टर भी हो गया। क्योंकि स्फीयर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों ही सेम डायरेक्शन में होगा, तो दोनों सेम डायरेक्शन में हमने बना दिया, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा दैट इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए, ठीक है। ई डी ए कॉस जीरो, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल जीरो है, कॉस जीरो 1 होता है। ई कांस्टेंट है, बाहर आ गया तो क्या बन जाएगा, ई क्लोज इंटीग्रल डी ए
और डीए क्लोज्ड इंटीग्रल की जो वैल्यू होगी, डीए क्या था बेटा, एक छोटा सा एलिमेंट था, जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो पूरे स्फीयर का एरिया आएगा, और पूरे स्फीयर का एरिया कितना होता है 4πr²। जबकि गॉस थ्योरम से हमको पता है कि जो फ्लक्स होता है वो Q/ε0 के बराबर होता है। तो इस फ्लक्स की वैल्यू उठा करके मैं रखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। आप चेक करिए, ये जो Q/ε0 है इसको उठाकर हम लोग यहाँ पे रखेंगे। जैसे ही रखेंगे इट विल बिकम Q/ε0 इज इक्वल टू E टाइम्स 4πr²। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने निकाल ली है 1/4πε0 Q/r²। क्लियर है एकदम, कोई डाउट तो नहीं भाई इसमें? ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग, इसको ध्यान से लिख लीजिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई, कहने का मतलब इस Q चार्ज की वजह से R डिस्टेंस पर, चार्ज की वजह से R डिस्टेंस पर यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली है, और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चार्ज Q0 रखा हुआ है। तो याद करिए मैंने आपको सिखाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज रखा भी है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है जिसकी वैल्यू है F = QE। तो देखो, चार्ज है Q0 और इलेक्ट्रिक फील्ड है E, जिसकी वैल्यू हमें पता है बेटा, तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फोर्स विल बिकम 1/4πε0 Q0/r²। हेंस कूलम्स लॉ इज प्रूव्ड। इस तरीके से हमारा जो कूलम्स लॉ है फ्रॉम गॉस लॉ। क्लियर है? आज की क्लास ये बहुत जल्दी कंप्लीट हो गई बेटा। एक्चुअली रीज़न ये था कि मैंने इसी क्लास को पूरा लिखते हुए एक पूरा वीडियो मैंने शूट किया था। जब मैं चीज़ों को लिखता हूँ तो उसमें भी थोड़ा सा समय लगता है, तो ये सब मैंने पूरा लिखते हुए मैंने पूरी क्लास को शूट किया। गलती थोड़ी सी ये हो गई उसमें कि ऑडियो उसमें नहीं आया ही नहीं, ऑडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। इस वजह से मुझे ये लेक्चर पूरा फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो चीज़ें लिखी लिखाई हैं मेरे पास, क्योंकि मैंने अभी इसमें लिखने में मेहनत किया था, तो मैंने आपको इन्हीं सब चीज़ों को सिर्फ समझा दिया है, ठीक है, एक्सप्लेन कर दिया है। इस वजह से ये वीडियो आपका थोड़ा छोटा बन रहा है, 30 मिनट्स का ही बन रहा है, क्योंकि ये सब चीज़ें रेडीमेड लिखी लिखाई मिल गई थी मुझे, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको सिखाया गया है। गॉस लॉ क्या है, गॉस लॉ का प्रूफ क्या है, और गॉस लॉ से कूलम्स लॉ कैसे डिराइव करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। कोई डाउट आता है मुझसे कांटेक्ट करके आप इसको डिस्कस कर लीजिए, ठीक है। आपको समझा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू गाइस, अपना ध्यान रखिए, बाहर मत निकलिएगा घर से बाहर, क्योंकि ये कोरोना इस समय बहुत गड़बड़ स्थिति में है। सेफ रहिए, लेकिन पढ़ाई करते रहिए, ठीक है गाइस।